1991 वो साल जिस साल भारत ने अपनी रूढ़िवादी सोच की जंजीरों को तोड़ते हुए दुनिया के नक्शे पर अपने होने के निशान पहली दफ़ा छोड़े थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, जिसने भारत को दुनिया से टक्कर लेने के काबिल बनाया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वो लैंडमार्क डिसीजन था जिसने इंडियन इकोनॉमी को पूरी दुनिया के लिए ओपन फॉर ट्रेड घोषित कर दिया था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एक बहुत ही सोचा समझा रिस्पॉन्स था इंडिया की डूबती हुई इकोनॉमी को बचाने के लिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा 1991 के रिफॉर्म्स को लागू करने में। अगर वो ना होते तो भारत आज भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल नहीं कर पाता। अब सबसे बेसिक सवाल कि भारत को आखिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है 1980 के दशक में भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भारी कमी आई थी और इन्फ्लेशन आसमान छू रहा था। दूसरा कारण ये था कि भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत ही ज़्यादा स्लगिश था, यानी बहुत ज़्यादा स्लो था। सिर्फ 3.5% पर एनम की ग्रोथ रेट से इंडिया बढ़ रहा था। तीसरा कारण था भारत की रूढ़िवादी सोच। भारत ने दुनिया से अपने आप को काट कर रखा था, जिसकी वजह से भारत में फॉरेक्स बहुत कम आता था। एनईपी को लाने का एक इमीडिएट कारण ये भी था कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1990 से 1991 के बीच में 5.8 बिलियन यूएस डॉलर तक गिर गए थे, जो कि 2 वीक का इंपोर्ट कवर करने के लिए भी काफ़ी नहीं थे। और रीजन जिसकी वजह से एनईपी को लागू करना पड़ा, उनमें से कुछ हैं कि भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरी तरह से स्टेट ओन्ड था, जो कि इनएफिशिएंट और अनप्रोडक्टिव था। साथ ही भारत में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा थी। रुपये का ओवर वैल्यू होना भी एक कारण हो सकता है। चलिए आप जानते हैं कि 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कौन कौन से मेजर रिफॉर्म लिए गए। सबसे पहले इंडियन करेंसी को डीवैल्यूएट किया गया, यानी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए सरकार ने जानबूझकर इंडियन करेंसी की वैल्यू को गिराया। दूसरा रिफॉर्म जो लिया गया वो था कि इंडियन इकोनॉमी को पूरी दुनिया के लिए खोल के रख दिया गया, यानी ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, जिससे कि बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया। तीसरा रिफॉर्म ये था कि जो स्टेट ओन इंटरप्राइजेस इनएफिशिएंट हो गए थे, उन्हें प्राइवेट कर दिया गया, जिससे सरकार का बर्डन काफ़ी हद तक कम हुआ। साथ ही सरकार ने फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए सब्सिडीज़ में भारी कटौती करी और सेबी का निर्माण किया फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए। तो आखिर एनईपी के आ जाने से क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए। सबसे पहला, भारत में फॉरेन इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो फॉरेन इन्फ्लक्स 132 मिलियन था 1990 में, वो उसके अगले साल ही लगभग 3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। दूसरा था, भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग गए। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 5.8 बिलियन डॉलर थे 1991 में, वो बढ़कर 8.2 बिलियन डॉलर्स हो गए अगले साल ही। एनईपी से पहले केवल चंद कंपनियां ही भारत का पूरा मार्केट चलाती थीं, लेकिन एनईपी के बाद जैसे ही लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ, नई कंपनियां भारतीय मार्केट में आने लग गई, जिससे कस्टमर्स को बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे मिलने लग गया, और वो भी बहुत सारी चॉइसेस के साथ। इससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इन सब बातों से ये तो जाहिर हो ही गया है कि एनईपी एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजिंग रिफॉर्म था इंडियन इकोनॉमी के लिए। अब एनईपी की 32वीं एनिवर्सरी आ रही है, तो हमें अपने उन नेताओं को एक्नॉलेज भी करना चाहिए जिनके विजन और करेज के कारण एनईपी इतने क्रूशियल टाइम पर लागू हो पाई और इंडिया डेवलपमेंट की नई ऊंचाइयों को छू पा रहा है जिसके कारण। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।